हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। ये जो नेट पेपर सॉल्यूशन का सिलसिला चल रहा है, आपने अगले बहुत सारे लेक्चर देखे हैं हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के। चलो अब कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यदि किसी ने अगला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लेना, बाद में ये लेक्चर देखना ताकि आपकी सीक्वेंस कंटिन्यू रहे। चलो अब और क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। ये ग्रुप थियरी का क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा था। ग्रुप थियरी के 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन इजी थे भैया, बहुत ही इजी थे। चलो कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, बहुत ही सिंपल सी बात थी। कुछ डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाना था। इन्होंने ये वाइब्रेशनल मोड टोटल उन्होंने फाइंड करके डायरेक्ट आपको दे दिए थे, सिर्फ आपको वैल्यू कंपेयर करनी थी। वाइब्रेशनल मोड उन्होंने कैलकुलेट किए थे ही। चलो अब देखते हैं ना, ये जो है A1, देखो तो A1 में कौन सा मोड है भैया। A1 में ना तो रोटेशनल मोड प्रेजेंट है, ना तो IR मोड प्रेजेंट है। इन शॉर्ट ये जो बाइनरी प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको दिख रही है, इसे बाइनरी प्रोडक्ट बोलते हैं। और बाइनरी प्रोडक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ रमन एक्टिव है। कौन सा है भैया, A1 है, वो हमारा रमन एक्टिव है। अभी ये फ्रीक्वेंसी मत देखो, उसमें कुछ देखना नहीं है, बाद में आपको सारा पता चल जाएगा, लेकिन यहां कंपेयर करके देख लो। दूसरी बात, यहां जो E दिया हुआ है, E है, उसमें क्या है, उसमें यहां पे E दिया हुआ है ये जो E है और ये A2, यहां पे देखो A2 है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, IR एक्टिव मोड है। A2 है वो सिर्फ IR एक्टिव है, देखो रमन में एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे लिखो ये क्या है, IR, ओनली IR एक्टिव है A2, और A1 क्या है, ओनली रमन एक्टिव है। तो दूसरी बात, ये क्या हो जाएगा, ये E डैश कैरेक्टर टेबल ऐसा ही था। यहाँ पे आपको वहां कैरेक्टर टेबल दिया था, ये तो मैंने नेट से डाउनलोड किया है, वो कैरेक्टर टेबल नहीं याद है इसलिए। चलो E था, और वहां पे जो आपको E दिया था वो IR प्लस रमन दोनों कंबाइन थे, IR प्लस रमन दोनों कंबाइन थे। इन शॉर्ट यहाँ सिर्फ आपको वैल्यू देखनी थी कि कौन सा मोड IR एक्टिव है, कौन सा मोड रमन एक्टिव है। वो तो हम कैरेक्टर टेबल से ग्रुप थियरी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे IR एक्टिव निकालते हैं, कैसे रमन एक्टिव, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट यहाँ दिया था, तो आपको डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा ना यहाँ से कौन सा A1 है, E है और A2 है, उसमें से कौन सा IR और रमन एक्टिव है। चलो ये बात तो हो गई कि A1 है वो सिर्फ रमन एक्टिव है, A2 है वो सिर्फ IR एक्टिव है, और E है वो IR और रमन दोनों एक्टिव है। तो यहाँ पे अब आपको फाइंड क्या करना है, A1 की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, A1 की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो पहले तो ऐसी फ्रीक्वेंसी देखो कि जो IR और रमन में दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी होगी, वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी किसकी, तो कि भैया E की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 3 सिग्नल दिए हुए हैं ना, उसमें से एक A1 का होगा, एक E का होगा और एक A2 का होगा। ये तीनों में एक A1, एक E, एक A2, इसमें भी A1 E A2 ऐसा दिया होगा। अब सिर्फ इतना देख लो दोनों में कॉमन कौन सा है, तो कि भैया ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये सिग्नल और ये 244 भी दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों सिग्नल किसके हो जाएंगे, E डबल डैश के मूलिकन सिंबल के ये दोनों पिक हो जाएंगे। दूसरी बात, अब A2 क्या है, IR एक्टिव है, तो ये 418 है, ये A2 का सिग्नल हो जाएगा। किसका है, A2 का। तो ये 471 जो बचा, 471 किसका सिग्नल आ गया, किसका पीक है, ये A1 का, क्योंकि A1 क्या है, रमन एक्टिव है। तो 471 आपका आंसर आएगा, 471 सेंटीमीटर इनवर्स। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 471। आपको ये सारे पिक ऑप्शन में दिए हुए थे, 995, 480, 244 और 471। उसमें से A1 क्या पिक कहाँ पे मिलेगा, 471 पे मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ A1 है, वो सिर्फ क्या है भैया, रमन एक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ रमन एक्टिव है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब तक जो हम बात करते थे ग्रुप थियरी में वो क्या था, मूलिकन सिंबल से ऐसे निकालते थे। यहाँ पे इन्होंने पिक की वैल्यू दी थी, कोई बात नहीं। यहाँ तो जो हम एग्जाम्पल कर रहे थे ना, उससे भी आसान ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्यों, क्योंकि एग्जाम में तो हम इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करते थे। हमारे लेक्चर्स में हमने वो सारे के सारे एग्जाम्पल
पिरिडीन, बहुत सारे एग्जाम्पल के डिस्कशन की हुई है। तो उसके पहले क्या फाइंड करते थे, टोटल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ से IR मोड डिफ्रेंशिएट करते थे, रामन मोड डिफ्रेंशिएट करते थे, माइक्रोवेव डिफ्रेंशिएट करते थे, अलग अलग करके हम बाद में फाइंड करते थे। उससे आगे स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मोड की भी डिस्कशन करते थे। लेकिन यहाँ तो उन्होंने डायरेक्ट आपको वाइब्रेशनल मोड का टोटल दे दिया हुआ है, वहाँ से आपको सिर्फ कंपेरिजन करना है कि ये दोनों इसमें कॉमन है, ये दोनों सिर्फ अकेला है, ये एक अकेला है, वहाँ से आपका आंसर मिल जाता था। क्लियर, सिंपल सी बात थी। चलो, ये ग्रुप थियरी का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम, ये 4 मार्क्स का था। ग्रुप थियरी के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट की हिंट दी थी, याद है या नहीं? डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको कैरेक्टर टेबल जो भी दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रोडक्ट की मैंने ट्रिक दी थी। या तो आपको ऐसे आप A1 क्रॉस A1 करोगे, या तो A1 क्रॉस B1 करोगे, या तो A2 क्रॉस B2 करोगे। ये मैं डायरेक्ट ट्रिक के साथ सोल्व करवाता हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ट्रिक के साथ डायरेक्ट सोल्व करवा देता हूँ। ट्रिक आप सबको पता है क्या है, मैंने लेक्चर्स में ट्रिक लिखवाई हुई है। कौन सी है? यदि A क्रॉस A करोगे तो आंसर A आएगा, B क्रॉस B करोगे तो आंसर A ही आएगा, A क्रॉस B या तो B क्रॉस A करोगे या तो B क्रॉस A, आंसर आएगा B। यस और नो? यस। फिर 1 क्रॉस 2 करोगे, अरे सॉरी 1 क्रॉस 1 करोगे, आंसर 1 आएगा। 2 क्रॉस 2 करेगा, आंसर 1 आएगा। 4 नहीं होता, ये तो मैथ्स में होता है, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2 क्रॉस 1 या तो 1 क्रॉस 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 2। तो वही तो फाइंड करना था डायरेक्ट प्रोडक्ट में। चलो, इन्होंने क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा था कि C2V का आपको कैरेक्टर टेबल था, उन्होंने पर्टिकुलर बता दिया था। उन्होंने पर्टिकुलर क्या बता दिया था कि आपको दो फंक्शन दिए हुए थे, A2 और फंक्शन नंबर 2 B1, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो इधर F1 और F2 करना है, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगी भैया? B2 आएगी। प्रोडक्ट क्या आएगी? B2 आएगी। दूसरी बात, मैंने आपको कैरेक्टर टेबल रिप्रेजेंटेशन या तो कैरेक्टर टेबल फॉर्मेशन करना बताया था कि कैरेक्टर टेबल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते थे, मैंने आपको वहां पे 7 रूल लिखवाए थे। यस और नो? यस। आप सबको पता होना चाहिए, आपकी बुक में होगा। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 ये कहता है कि ऑर्थोगोनैलिटी का प्रिंसिपल है। अरे रूल नंबर 6, 7 नहीं, रूल नंबर 7 तो हाईली सिमेट्रिक वाला है। जब हम ग्रुप थियरी पढ़े थे उसमें मैंने बताया था रूल नंबर 6 ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी क्या कहता है? 0। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 0 होना। कोई भी प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का आंसर यदि 0 आता है तो उसे हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या था? ये ऑर्थोगोनल ही था। ये क्या था भैया? यहाँ पे ऑर्थोगोनल ही था। तो यहाँ ये आंसर नहीं लिखा हुआ था, इन्होंने सिर्फ ऐसा बोला था कि प्रोडक्ट F1 और F2 का आंसर क्या आता है और इंटीग्रेशन ऑफ F2 और F2 का आंसर क्या आता है। तो F1 और F2 का आंसर, F1 में कौन सा फंक्शन दिया हुआ है? A1। F2 में कौन सा फंक्शन है? B। अरे सॉरी, ये A2 है ना, A2 इंटू B1। A क्रॉस B का आंसर मैंने अभी लिखवाया, डायरेक्ट प्रोडक्ट का सॉल्यूशन, डायरेक्ट प्रोडक्ट। A क्रॉस B करोगे आंसर क्या आएगा? B। 1 क्रॉस 2 करोगे आंसर आएगा 2। तो आपका आंसर सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट से 4 मार्क मिल जाते हैं। सिर्फ डायरेक्ट प्रोडक्ट से क्या करना था? A2 क्रॉस B1 कर देना था। A2 क्रॉस B1, A2 क्रॉस B1 करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ गया था। और ऐसा एक ही ऑप्शन था। यदि मान लीजिए इसका आंसर तो B2 आ गया, मान लीजिए आपको इसका आंसर या इसका कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, चलो भूल जाओ। ये हाँ, देखो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको करवाया था ऑर्थोगोनैलिटी का, लेकिन यदि आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ ऑर्थोगोनैलिटी का प्रिंसिपल है तो आपको क्या कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी ये क्वेश्चन में, क्योंकि इन्होंने एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था जिसका ये दोनों का आंसर B2 आता हो। बाकी सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे 0 और नॉन 0 या ऐसा था, B2 0, यहाँ 0 नॉन 0 ऐसा कुछ था, वो प्रॉपर याद नहीं। लेकिन यहाँ पे B2 आपका आंसर क्या था भैया? B2, क्योंकि वो कहाँ से डायरेक्ट पता चल गया, फंक्शन 1 और फंक्शन 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, इन शॉर्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट आप निकालोगे, A2 क्रॉस B1 करोगे, उसका आंसर B2 आता है। और ऑप्शन एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें B2 आंसर आता था।
दूसरे सारे ऑप्शन अलग अलग दिए हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ग्रुप थियरी का, डिफिकल्ट नहीं था। और ग्रुप थियरी पढ़ाते समय मैंने आपको कहा था कि ग्रुप थियरी से यदि क्वेश्चन आ जाए ना, 2 या 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए ना, तो आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि ग्रुप थियरी के क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकोगे आप। क्लियर? तो ये ग्रुप थियरी का क्वेश्चन हो गया। चलो ये B2। और ग्रुप थियरी का एक और क्वेश्चन था, कुछ मैट्रिक्स वाला था। कुछ क्या था भैया? मैट्रिक्स वाला। वो मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी ना, वो प्रॉपर अभी याद नहीं, इसीलिए वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बता दूं। S32 फाइंड करना था ना, S32। तो मैंने आपको जनरल इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, SNX इज इक्वल टू क्या है भैया, CNX इंटू एक्स सिग्मा H। ये जनरल फॉर्मूला है हमारा। रोटेशनल एक्सिस, अरे सॉरी, प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन, दोनों का रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन कर दोगे तो आपको इम्प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस मिल जाती है। तो यहां उन्होंने कहा था, यहां चेक करो ना, कंपैरिजन करो, n की वैल्यू क्या है 3, तो C3 2 टाइम इंटू 2 सिग्मा H। यहां आपको C3 का मैट्रिक्स दिया हुआ था, सिग्मा H का मैट्रिक्स दिया हुआ था। सिर्फ क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन करना था। सिर्फ और सिर्फ क्या करना था भैया, मल्टीप्लिकेशन करना था। उसका मैट्रिक्स मुझे याद नहीं, यदि आप किसी को याद हो प्रॉपर कि उसका मैट्रिक्स C3 और C32 या तो सिग्मा H का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था, तो मुझे वो मैट्रिक्स व्हाट्सएप कर देना। क्लियर? मुझे मैट्रिक्स याद नहीं, इसीलिए यहाँ पे उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं कर रहा। दूसरी बात, इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर S32 का आंसर आता है 0। S32 का आंसर क्या आता है भैया, 0 आता है। क्लियर? चलो उसका आंसर कर लेना। ये सिंपल एक ही तरीका है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। C32 इंटू 2 सिग्मा H कर देना है, सिर्फ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देना था। क्लियर? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केमिकल काइनेटिक्स से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया था आर्हेनियस इक्वेशन का। केमिकल काइनेटिक्स से सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स का आर्हेनियस इक्वेशन का पूछ लिया था। क्या था आर्हेनियस इक्वेशन? आपको यहाँ 3 ऑप्शन मुझे याद है भैया, 3 लिखे हैं, कोई बात नहीं। चलो हमें तो फाइनल आंसर की जरूरत है ना। यहाँ पे क्या लीनियर या तो यदि आप लॉग में डायरेक्ट लिख रहे हो तो लॉग K2 डिवाइडेड बाई K1 EA अपॉन, यहाँ से लॉग में लिख रहे हो, इसका मतलब 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 कर देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना था। ये एक इक्वेशन मैंने आपको आर्हेनियस इक्वेशन केमिकल काइनेटिक में पढ़ाया हुआ था। तो केमिकल काइनेटिक में ये इक्वेशन से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखो सिंपल सी बात थी, इन्होंने बता दिया था या तो और यस यहाँ पे इन्होंने ऐसा बता दिया था, यहाँ पे लीनियर नहीं, अरे सॉरी लॉग नहीं, लीनियर 2, ये K2 बाई K1 है ना, हमारा फॉर्मूला क्या है, K2 डिवाइडेड बाई K1। इन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ था लीनियर 2 इज इक्वल टू 0.69 कर देना था। लीनियर 2 इज इक्वल टू क्या कर देना था, 0.69 कर देना था। क्लियर? तो यहाँ पे लीनियर 2 की वैल्यू आपको क्या, कहाँ पे लीनियर 2 की वैल्यू 0.69 या तो 0.7 ले कंसिडर कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। ये सिंपल फॉर्मूला था। टेम्परेचर का चेंज दिया हुआ था 200 केल्विन टू 300 केल्विन। यहाँ पे T1 क्या होगा 200, T2 क्या होगा 300, T1 माइनस, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, जनरल फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। तो ये सिंपल सी बात थी, कुछ डिफिकल्ट था नहीं। सिर्फ आपको आर्हेनियस इक्वेशन का टू टेम्परेचर, जब टेम्परेचर का डिफरेंट हो उस समय मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ था। तो सिंपल सी बात थी। उसका आंसर 3.5 है। उसका आंसर क्या था भैया 3.5 था, क्योंकि कैलकुलेशन करना है ना, कैलकुलेशन तो आप कोई भी कर सकते हो। इसका आंसर 3.5 था। सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट पता? आर्हेनियस इक्वेशन से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्लियर? यस और नो? यस। चलो एक और क्वेश्चन था, चलो सिंपल सा था, सिर्फ लॉजिक लगाना था। जिन्होंने मैंने हाफ लाइफ टाइम पढ़ाई है, हाफ लाइफ टाइम में मैंने तीनों हाफ लाइफ, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, तीनों की कंपैरिजन कर का एक इक्वेशन आपको जनरल इक्वेशन दिया था। क्या था? हाफ लाइफ टाइम का जनरल इक्वेशन था T ऑफ 1/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। क्या है?
इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन n-1। अब यहां यदि जीरोथ ऑर्डर का होगा, जीरो ऑर्डर होगा तो हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन। किसके लिए भैया? जीरोथ ऑर्डर के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो क्या भैया T of 1/2 इंडिपेंडेंट टू द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कोई भी हो, फर्स्ट ऑर्डर में टाइम में कुछ चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, सेकंड ऑर्डर की यदि हम बात करें तो सेकंड ऑर्डर में क्या था? सेकंड ऑर्डर में क्या था भैया? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जैसे जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, या तो आप ऐसे बोलो, या तो ऐसे बोलो कि जैसे जैसे आपका समय इंक्रीज होगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। या तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा वैसे वैसे आपका समय क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला था, मैंने आपको ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक में नोट्स में लिखवा दिया था। हाफ लाइफ टाइम जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। क्या कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, वहां पे आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो बिना पेन छुए आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? टाइम इंक्रीज हो रहा है, यस और नो? यस। 0 में से 1, 1 में से 4, 4 में से 6, टाइम समय इंक्रीज हो रहा है। दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? समय के साथ, समय जैसे इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन यदि डिक्रीज हो रहा है तो वो ऑलवेज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्या होती है भैया? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। समय यदि इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन भी, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो या तो इन शॉर्ट यदि समय और कॉन्सेंट्रेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो जीरो ऑर्डर। कुछ भी समय के साथ कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, समय कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समय इंक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका आंसर क्या था भैया? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी। ये हमारी कौन सी हो जाती है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? चलो, तो ये बात हो गई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। और लास्ट ये क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेन बीसीसी का सिंपल क्वेश्चन था। बीसीसी का क्वेश्चन इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ये 3 ऑप्शन याद है। बीसीसी इन्होंने बता दिया था, क्या बता दिया था? बीसीसी, एफसीसी और एफसीसी में मैंने आपको प्लेन कैसे सिलेक्ट करने हैं वो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जिसने सॉलिड स्टेट पढ़ा है उसको पता है, सिंपल क्यूब में ऑल प्लेन आर अलाउड, ऑल प्लेन आर अलाउड, यस और नो? ऑल प्लेन आर अलाउड एक्सेप्ट 7K। 7K जैसा प्लेन आप जिंदगी में जनरेट नहीं कर सकते हो भैया, ऐसा प्लेन आप नहीं बना सकते हो। दूसरी बात करें हम बीसीसी की, तो बीसीसी में क्या है? h² प्लस k² प्लस s², h² इन शॉर्ट HKL सभी का स्क्वायर कर देना है, उसका समेशन कर देना है। उसके समेशन का आंसर यदि इवन आता है तो वो प्लेन अलाउड होगा, और इसके समेशन का आंसर यदि ओड आता है तो वो प्लेन फॉरबिडन हो जाएगा। बीसीसी में वो प्लेन क्या हो जाएगा? फॉरबिडन हो जाएगा। और लास्ट कॉन्सेप्ट है एफसीसी का। एफसीसी में मैंने आपको बताया था HKL प्लेन यदि ऑल आर इवन है, HKL तीनों के तीनों की वैल्यू यदि इवन है, या तो तीनों के तीनों की वैल्यू यदि ओड है, तो प्लेन अलाउड होगा। तो भैया प्लेन क्या होगा? अलाउड होगा। यदि इवन और ओड ऐसे दोनों मिक्स आ जाए, एक वैल्यू इवन है दूसरी ओड है, इवन है ओड है, ऐसा नहीं चलेगा एफसीसी में। एफसीसी में प्लेन अलाउड होने की कंडीशन क्या है? या तो HKL तीनों के तीनों अलाउड इवन होने चाहिए, या तो तीनों के तीनों ओड होने चाहिए। इन शॉर्ट यहाँ अभी बीसीसी की बात करनी है तो h² प्लस k² प्लस l² सबका स्क्वायर करके समेशन करने के बाद उसका आंसर यदि इवन आता है तभी प्लेन अलाउड होगा। तो चेक करते हैं इसमें, इसकी पहले चेक कर लेते हैं। 1² प्लस 1² प्लस 1², आंसर आता है 3। इसका मतलब ये ओड है तो ये प्लेन फॉरबिडन हो जाएगा। इसका आंसर 4 प्लस 1 5 आंसर आया ओड। इसका आंसर 4 प्लस 0 यानी कि 4 इवन आंसर आया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 200।
बीसीसी में कौन सा प्लेन हो जाता है, 200 प्लेन अलाउड प्लेन है। क्लियर। चलो इतने क्वेश्चन देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ कुछ और क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।